नमस्कार दोस्तों, शाम के 7 बज चुके हैं और यूपी तक पर वक्त है मुद्दे की बात का। अब धीरे धीरे ये तय होता जा रहा है कि 2024 के चुनावों में हिंदुत्व के साथ साथ आरक्षण का मुद्दा और जातीय जनगणना का मुद्दा भी उत्तर प्रदेश में जमकर गूंजेगा। इस मुद्दे पर दरअसल अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण के अखाड़े में अपनी कमर कस के कांग्रेस पार्टी भी मैदान में आ गई है। कांग्रेस पार्टी ने हाल ही में लखनऊ में एक सम्मेलन किया था जिसका नारा था जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बढ़ाओ। अब इसी नारे के साथ वो यूपी के अलग अलग मंडलों में आगरा से लेकर गोंडा तक अगले 15 दिन के अंदर अपने सम्मेलन करेंगी, जिसमें जो प्रस्ताव हैं, जो खास मुद्दे हैं, जिसके उसमें सीधा सीधा वो जातीय जनगणना के बिना लोकतंत्र मजबूत नहीं हो सकता। 50% से ज्यादा ओबीसी आरक्षण किया जाना चाहिए। ओबीसी आरक्षण उनकी आबादी के हिसाब से किया जाना चाहिए और ओबीसी को अति पिछड़ा और सर्वाधिक पिछड़ा यानी 3 वर्गों में उनके सामाजिक जो उनकी स्थिति है उसके हिसाब से बांटा जाना चाहिए। तो जिस आक्रामक तरीके से कांग्रेस मैदान में आई है, उसने एक बार फिर जातीय जनगणना और आरक्षण के मुद्दे को स्पॉटलाइट में ला दिया है। इससे पहले आपको याद होगा कि अखिलेश यादव अपनी कोट अनकोट शूद्र राजनीति के जरिए लगातार इस पर बात करते रहे हैं और मायावती भी जब तब आरक्षण का मुद्दा उठाती रही हैं। बीजेपी ने भी अपनी एक मोदी धन्यवाद यात्रा शुरू की है, लेकिन इस पर बाद में बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा दूं अपने मेहमानों से। हमारे साथ मौजूद हैं, मैं माफी चाहूंगा, हमारे किसी एक मेहमान के यहां ये वीडियो चल रहा है जिसका ऑडियो ऑन एयर जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर लक्ष्मण यादव, जो कि दिल्ली में जाकिर हुसैन कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार अनुपम मिश्रा हमारे साथ हैं, प्रयागराज से राजनीतिक विश्लेषक हैं और देश भर की तमाम राजनीतिक घटनाओं पर अनुपम जी की हमारे ब्यूरो चीफ कुमार अभिषेक भी जुड़ेंगे। सबसे पहले डॉक्टर लक्ष्मण यादव, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि क्या ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना, ये जो 2 मुद्दे हैं, ये उत्तर प्रदेश में तमाम गैर बीजेपी पार्टियों को लग रहा है कि कोई लो हैंगिंग फ्रूट है, लटका हुआ है डाली से ये फ्रूट, और बस जरा सी अपनी एड़ियां उठाई और लपक कर हम इसे वोट की शक्ल में तोड़ लेंगे। आखिर क्यों आप इस मुद्दे पर तमाम पार्टियां इतनी ज्यादा आक्रामक है? डॉक्टर लक्ष्मण यादव, आपको मेरी आवाज आ रही है? आप म्यूट पर हैं। जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, आप मेरा सवाल सुन पाए थे डॉक्टर लक्ष्मण यादव? नहीं, सवाल नहीं सुन पाया था, एक बार फिर से दोहराना होगा। जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि जिस आक्रामक तरीके से अब आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा करने के मुद्दे को लेकर सामने आई है, अखिलेश यादव इस पर पहले ही बात करते रहे हैं, मायावती भी बात करती हैं, बीजेपी भी हालांकि आज से अपनी धन्यवाद मोदी सम्मेलन शुरू किया है उन्होंने, लेकिन क्या विपक्षी पार्टियों का जो रवैया है जातीय जनगणना और ओबीसी आरक्षण को लेकर उत्तर प्रदेश में, उन्हें लग रहा है कि 2024 के लिए कोई लो हैंगिंग सब फ्रूट है, बस अपनी एड़ियां उठाई और डाली से लटके हुए इस फल को हम वोट की शक्ल में तोड़ लेंगे? बिल्कुल नीरज जी, बहुत अहम सवाल है ये। और सबसे पहले तो इस बात के लिए मैं उन सारे लोगों को याद करता हूं जो गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी हैं, जो लगातार इस मसले पर काम करते रहे हैं कि भाई जाति एक ऐसी शय है जिसके आधार पर वंचना हुई है और इसके सवाल को उठाना इस देश का एक अहम हिस्सा है और वो सारे सवाल वो उठते रहे। अब सियासत भी इसे अहम मानती है और खासकर उत्तर प्रदेश के लिहाज से, चूंकि आपका सवाल है, तो उत्तर प्रदेश में सभी दल, अगर समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो उनकी वैचारिक जमीन तो खैर सैद्धांतिक रूप से वही रही है कि वो वंचित, शोषित, हाशिए पर ढकेल दिए गए तबके के लिए बात करते रहे हैं।
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में सवर्ण वर्चस्व और सवर्ण गोलबंदी की पार्टियां रही हैं, लेकिन पिछले दिनों से जो राजनीति बदली है, खासकर बीजेपी ने जो अपने चुनावी समीकरण ऐसे साधे, तो ये काम बीजेपी पहले से कर रही थी कि वो अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंचित समूहों को, उनके वंचित समूहों के भीतर से एक दुश्मन पैदा करके नाराज खेमे को अपने साथ लेकर के एक पूर्ण बहुमत की सरकार राज्यों में भी बना रही है और केंद्र में भी बना रही है। इस बार लेकिन उसे यह दिख रहा है कि चाहे जो जाति जनगणना का सवाल हो, चाहे वो वंचित तबके की भागीदारी का सवाल हो, पिछले दिनों जब इस पर डिबेट गरमाई, जब कांग्रेस के ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये तो ओबीसी विरोधी है क्योंकि उन्होंने मोदी मोदी जोड़ दिया, तब पे ये गहराई। फिर कांग्रेस की तरफ से पलटवार आया कि ओबीसी का सवाल तो ये है कि 52% आरक्षण क्यों नहीं मिल रहा, जाति जनगणना क्यों नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि एक तरफ इस उत्तर प्रदेश में इस वैचारिक राजनीति ने इतनी पुख्ता अपनी आवाज की है कि मुख्य धारा के राजनीतिक दलों को इस पर आना पड़ रहा है। पॉइंट नंबर एक। पॉइंट नंबर दो कि बीजेपी और कांग्रेस, अब उन दोनों धड़ों ने यह तय किया कि बीजेपी को पता है कि केवल सवर्ण वोट या केवल हिंदू के नाम पर वोट पा करके वो सरकार नहीं बना सकते, इसलिए वो लगातार इन समूहों को अपनी तरफ लाने की कोशिश करते रहे और बहुत तक कामयाब भी होते रहे। तो यही काम बीजेपी इस समय कर रही है। कांग्रेस को पता है कि अगर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अपनी कोई भी राजनीतिक जमीन तैयार करनी है तो बिना जाति पर बात किए, और वो भी औपचारिक बातचीत नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार या जहां भी सामाजिक आंदोलन मजबूत रहे नीरज जी, उन जगहों पर आप केवल ये नहीं कह सकते कि हम ओबीसी को हक देंगे। आपको ऑब्जेक्टिवली मुद्दा रखना होगा कि जाति जनगणना पे क्या करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी थोड़ी दूसरे ढंग की इस समय राजनीति कर रही है, लेकिन अगर कांग्रेस और सपा ये दोनों इस मुद्दों को अगर केंद्र में रखते हैं कि भाई आपका स्टैंड क्या है, जाति जनगणना पर क्या स्टैंड है, आपका ओबीसी रिजर्वेशन पर क्या स्टैंड है, आपका 69 शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्या स्टैंड है, तो मुझे लगता है कि बीजेपी की धन्यवाद यात्रा का कोई जवाब पेश करते हैं। अन्यथा बीजेपी एक राजनीतिक दल है, वो भी अपने वोटर को साधने के लिए, ओबीसी और तमाम लोगों को साधने के लिए अपने कार्यक्रम करती रहेगी। तो मुझे फिलहाल ये पूरा परिदृश्य इसमें दिखाई दे रहा है। जी नीरज। बिल्कुल। अनुपम जी, दरअसल जैसा मैंने बताया कि बीजेपी भी धन्यवाद बीजेपी ने, और इसमें वो जो 17 मेयर चुने गए हैं उनके तमाम 17 मंडलों में वहां पर सम्मेलन करेंगे और ओबीसी के प्रबुद्ध, ओबीसी समुदाय से जुड़े प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को उनमें शामिल करेंगे। कुल मिलाकर अपनी जो पहुंच है, जो पहले से पिछले चुनावों के आंकड़ों के मुताबिक बहुत गहरी पहुंच है, उसे और गहरा करने की कोशिश करेंगे। कल बिलासपुर में बीजेपी प्रेसिडेंट जेपी नड्डा थे, उन्होंने आरोप लगाया कि ये तमाम गैर बीजेपी पार्टियां ओबीसी आरक्षण की बात करती हैं, लेकिन अपने अपने राज्यों में दरअसल या तो ये मुस्लिम ओबीसी को ज्यादा बेनिफिट दे रही होती हैं, जो कि ममता बनर्जी के बारे में उन्होंने कहा, या फिर ट्राइबल के नाम पर या फिर किसी और कारणों से ये तमाम पार्टियां, कांग्रेस समेत गैर बीजेपी पार्टियां सिर्फ दिखावा करती हैं ओबीसी आरक्षण के हक में बोलने का। दरअसल हम सबसे बड़े हितैषी हैं ओबीसी के। तो क्या बीजेपी को कम से कम, भले ही बीजेपी ने 2019 में 80% वोट ओबीसी का उत्तर प्रदेश के अंदर ले लिया हो, गैर यादव ओबीसी का, लेकिन बीजेपी को कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है ना कि पिछले दिनों से, पिछले साल भर से जिस तरह से ये विपक्षी पार्टियां आक्रामक हुई हैं, तो हमारे इस वोट बैंक में बड़ी बड़ी सेंध लगा सकती हैं। ये डर सता रहा है बीजेपी को। हाँ, मेरी आवाज आ रही नीरज जी? जी अब आ रही है। जी हाँ, देखें, भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से एक शहरी बेस पार्टी के रूप में आपको नजर आती रही। सवर्ण बेस पार्टी, तथाकथित सवर्णों तक वो सीमित रही। वही ले दे के ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, कायस्थ, भूमिहार, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमती रही। अटल बिहारी के समय की आप अगर भाजपा देखें और नरेंद्र मोदी के टाइम की आप भाजपा देखें तो दोनों में आपको बहुत अंतर नजर आता है। नरेंद्र मोदी ने इस बात को बहुत पहले समझ लिया था, जब वो उन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए अपने आप को ना सिर्फ ओबीसी डिक्लेयर करा लिया, और उसके बाद तब से आप वो देखिए उनकी पूरी एक ओबीसी राजनीति चली आ रही है, जिसमें पहली बार आपने देखा कि उन्होंने ओबीसी आयोग बना के उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया। इसका कारण क्या है? अब इस देखें, तकरीबन जाति, जैसे कि अभी लक्ष्मण जी कह रहे थे कि जाति एक हकीकत है, इससे कोई भी मुंह नहीं चुरा सकता। अब राजनीति इस बात को खुल के स्वीकार करने लगी है।
अब ऐसे में जब जातियों पर ही वोट पड़ने हैं, पहले बहुत इस बात का एक बात होती थी कि साहब उत्तर प्रदेश और बिहार में जाति का बहुत ज्यादा ढिंढोरा है और बाकी प्रदेशों में नहीं है। लेकिन धीरे धीरे समझ में आने लगा कि चाहे साउथ इंडिया हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे झारखंड हो, हर जगह जाति मैटर कर रही है, बहुत ज्यादा मैटर कर रही है। फिर जैसे कहते हैं जाति है कि जाति। अब ऐसे में आपने देख लिया कि हर जाति ने कुल मिलाकर अपना अपना एक फिक्सेशन कर लिया है। आप सवर्णों को जी भैया। लगातार भाजपा से जुड़े हुए देख रहे हैं। आप यादवों को खास तौर से सिर्फ उन दो पार्टियों से जुड़े देख रहे हैं जिसमें यादव नेतृत्व है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। और इसके अलावा दलितों की पहली प्रेफरेंस आज भी बसपा उत्तर प्रदेश में है। तो ऐसे में जो सबसे बड़ा एक गुट निकल के आता है जिसकी कोई भी प्रेफरेंस अभी समझ में नहीं आ रही है, जिसको कहना चाहिए ना कि आप अभी कह रहे थे कि डाली से लटका वो आम है जिसको तोड़ने के हर आदमी बेकरार है, वो है गैर यादव पिछड़े। तो इस गैर यादव पिछड़े को टैप करने के लिए हर मतलब भाजपा भी परेशान है, सपा भी परेशान है, बसपा भी परेशान है और जाहिर सी बात है कांग्रेस भी परेशान है। कोई किसी जमाने में ये गैर यादव पिछड़े काशीराम के आंदोलन का हिस्सा हुआ करते थे, किसी जमाने में ये बसपा का हिस्सा हुआ करते थे। एक लंबे समय तक मुलायम सिंह ने इनको कपा से भी बांध के रखा, लेकिन दोनों ही जगह से ये अपनी अपनी एक तवक्को लेके गए थे, अपनी अपनी अपेक्षा लेके गए थे जो उनको पूरी होती हुई नजर नहीं आई। तो ये धीरे धीरे करके सब के सब इन पार्टियों से छिटकते चले गए। एक बात और मैं नीरज जी कहना चाहूंगा कि आप देखें कि जो गैर यादव पिछड़ों की हम बात करते हैं, तो इसमें वो तमाम छोटी छोटी जातियां जो उनको मानते भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे एग्जिस्ट करते हैं, जिनको सही पूछे तो पहली बार काशीराम निकाल के लाए। तो उनमें से आप देखिए जाट हो गए, कुर्मी हो गए, काची, राजभर, केवट, इस सब ने अपने छोटे छोटी पार्टियां बना ली। ये सब अपनी पार्टियों के एक इन सब पार्टियों के वोट के ठेकेदार पैदा हो गए। ऐसे में कोई एक बड़ी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो भाजपा हो, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, इन पे एक अधिकार का दावा नहीं कर सकती। लेकिन हाँ, मैं मान के चलता हूँ कि ये एक फ्लोटिंग वोट बैंक है नॉन यादव ओबीसी का, गैर यादव पिछड़े का, जिसको आप जैसे कह रहे हैं कि एक आम की तरह सबके उसकी नजर है। जी कुमार अभिषेक, क्या आपको लगता है कि अब चूंकि तमाम पार्टियां उत्तर प्रदेश के अंदर स्टैंड ले रही हैं और ओबीसी आरक्षण की बात को मतलब आगे लेकर जा रही है कि ओबीसी आरक्षण 50% से ज्यादा होना चाहिए, अगर ओबीसी 50% से ज्यादा है जातीय जनगणना के मुताबिक जो होनी चाहिए, तो वो आरक्षण 50% की सीमा को टूटना चाहिए। यानी सीधा सीधा एक एक्शन पॉइंट की शक्ल में अपने एजेंडे के तौर पे उनके पास एक क्लियर कट प्रस्ताव है। लेकिन बीजेपी तो जातीय जनगणना के मसले पर ढुलमुल है, ओबीसीओ के हितैषी होने की वो बात करते हैं, लेकिन ये आरक्षण को बढ़ाने जैसा कोई बहुत साफ शब्दों में लिखा हुआ कोई प्रस्ताव उनके किसी पोस्टर पर लिखा हुआ नजर नहीं आता। तो क्या आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार अपने इस बड़े वोट बैंक में सेंध लगने का डर सता रहा है और वो सेंध लग भी सकती है? नीरज, देखिए, मुझे ये थोड़ी जल्दबाजी लग रही है। थोड़ी जल्दबाजी इसलिए क्योंकि ये पूरा जो मुद्दा है ये एकेडमिक्स से निकल करके अब लोगों के बीच में जा रहा है। यानी कि इस मुद्दे की शुरुआत हुई, शुरुआत के बाद ये चर्चा का विषय बना पॉलिटिशियंस के बीच, जो एकेडमिशियंस है उनके बीच, और इसे अब लोगों के बीच में धीरे धीरे लाया जा रहा है। आप याद कीजिए, कुछ समय पहले तक ये मुद्दा नहीं था जातीय जनगणना का या आरक्षण बढ़ाए जाने का। वो उस वक्त ये मुद्दा था कि कोटा विद इन कोटा, यानी कि आरक्षण के भीतर जो आरक्षण है वो मुद्दा ज्यादा प्रभावी था, प्रबल था कि भाई ऐसे अति पिछड़े जिन्हें ओबीसी में रहते हुए भी जिनको की अधिकार नहीं मिल रहा है, जिनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं, और उनकी जगह पे जो पिछड़ों में जो ऐसी जातियां हैं जो ज्यादा पढ़ी लिखी हैं, जो ज्यादा सबल हैं, वो जातियां तमाम जो बेनिफिट्स है वो ले जा रही है। लेकिन आप देखें तो पिछले कुछ समय से ये एक नया मुद्दा, नया नैरेटिव अब बनना शुरू हो चुका है। और इसके पीछे मैं ये भी मानता हूं क्योंकि जो बीजेपी ने जब खासकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने जब ये अपनी बातें कहनी शुरू की कोटा विद इन कोटा, तो इन पार्टियों से निकल कर की चीजें आई कि भाई कोटा विद इन कोटा पर तो चाहे सपा हो चाहे दूसरी ऐसी जातियां हो, अपना दल जैसी पार्टियां हो, इन लोगों का समर्थन नहीं था। क्योंकि 27% जो आरक्षण है उसमें अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर चाहे तो यादव, जाट, कुर्मी ऐसी जो जातियां हैं
वो इस पर ज्यादा काबिज होती है। लेकिन जब मांग उठती रही, चाहे वो प्रकाश राजभर ने उठाया हो, चाहे संजय निषाद ने उठाया हो, उनकी मांग यही थी कि भाई आप इस कोटे के भीतर हमारा कोटा तय करिए, और ये 2-3 दशकों से ये मांग चली आ रही है। लेकिन हाल के वर्षों में इस मांग ने जोर पकड़ा है। मुझे लगता है कि बिहार में इसकी ज्यादा शुरुआत हुई, हालांकि बिहार में ये कोटा विद इन कोटा ऑलरेडी है, पूरी आयोग ऑलरेडी है, और कर्पूरी आयोग के आधार पर वहां नौकरियां मिलती हैं। यानी कि वहां ऐसा नहीं है कि जो ये जातियां हैं सारा कुछ इन्हीं के पास है, बल्कि वहां पे जो अति पिछड़ी जातियां हैं उनमें भी न सिर्फ चेतना है, बल्कि उनके पास अच्छे खासे इन संसाधनों पर उनका हक भी है। नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को उठाया। बीजेपी ढुलमुल जरूर है, लेकिन आप देखें जब ये मुद्दा जोर पकड़ता है तो बीजेपी फिर उसके साथ खड़ी हो जाती है। नीतीश कुमार ने जब इस पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी तो बीजेपी गई। जब इस पर समर्थन की बात आई तो बीजेपी ने ऑल पार्टी मीटिंग में समर्थन किया। जब विधानसभा में तो बीजेपी ने समर्थन किया। तो ये मुद्दा जहां पर अपने ऑप्टिमम लेवल पर पहुंचता है वहां बीजेपी समर्थन में आ जाती है। अगर यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में बन गया, और ये मुद्दा अगर ऐसा हो गया कि हर ओबीसी की ये डिमांड हो गई कि नहीं, जातीय जनगणना कराओ और जातीय जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाओ, तो मुझे लगता है फिर बीजेपी उस धारा के साथ खुद को बहा ले जाएगी, तुरंत बहा ले जाएगी और कहेगी कि ठीक है हम इस बात को मानते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश मुझे थोड़ा अलग लग रहा है। उत्तर प्रदेश में आप देखें अखिलेश यादव ने इसकी मांग शुरू की, दूसरी पार्टियों ने भी शुरू की, लेकिन आप कांग्रेस पार्टी ने तो बकायदा अब इसे लेकर के पूरा आंदोलन शुरू करने का फैसला किया उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या ये नीचे तक परकुलेट कर रहा है? क्या जो ओबीसी जातियां नीचे हैं, अब यादव, कुर्मी, जाट, इस तरह की जातियों को छोड़ दिया जाए, तो उन जातियों में क्या इतनी चेतना आ गई है कि वो अब इसके लिए ये चाहती है कि ये पहले हो, इस पर वोट हो, और तब किसी और चीज की बात हो? मुझे लगता है अभी वो स्थिति उत्तर प्रदेश में ऐसी दिखाई नहीं दे रही। निश्चित तौर पर एक माहौल जरूर बनाने की कोशिश हो रही है, कोशिश होनी भी चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टियां इसे अब लेकर के उतर रही हैं। देखिए जिस तरीके से इस वक्त का माहौल है कि भाई अखिलेश यादव अगर कह रहे हैं जातीय जनगणना बढ़ाए जाने की मांग कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी अगर इसे बढ़ाने की मांग कर रही है, इसे लेकर आंदोलन कर रही है, तो क्या उनसे वो तमाम पार्टियां इस मुद्दे पर जुड़ रही हैं? ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अभी जो दूसरी जातियां हैं जिन्हें हम गैर यादव ओबीसी कहते हैं, उसमें चेतना आ रही है, उसमें इसको लेकर के एक चर्निंग है, एक चर्चा है। लेकिन एकदम से वो 2024 जब सर पे चुनाव है, तो क्या वो इस मुद्दे को लेकर के इतना मुखर हो जाएंगे कि इस पर वोट का फैसला हो जाएगा कि क्या अगर ये लागू होगा तब हम बीजेपी को वोट करेंगे और नहीं लागू होगा तो हम समाजवादी पार्टी को वोट कर देंगे? मुझे लगता है ये थोड़ी अभी जल्दबाजी है। मुझे दूसरी पार्टियों में ऐसी चीजें नहीं दिख रही। मैं इसके लिए एक बात और कहता हूं आपको। देखिए, अगर यही मुद्दे इतने प्रभावी होते, मैं थोड़ा सा बिहार ले चल रहा हूं, अगर ये मुद्दे सचमुच ओबीसी के बीच इतने प्रभावी हो गए होते तो जीतन राम मांझी, मुकेश सहनी, आप देख लें, उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, यहां तक कि बीजेपी की अपनी पूरी लीडरशिप, सम्राट चौधरी, ये तमाम लोग जो है सब ओबीसी ही हैं। और वहां पर ये मुद्दा जरूर चाहे नीतीश कुमार चाहे आरजेडी से बना रही है, लेकिन जनता के बीच में, ओबीसी के बीच में ये मुद्दा अभी उतना प्रभावी नहीं हुआ। आने वाले वक्त में ये हो सकता है, मुझे नहीं लगता, मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता, ये हो सकता है। उसी तरीके से ओबीसी अति पिछड़ी जातियों में उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का जनाधार बीजेपी ने, जनाधार नहीं मैं कहूं, जिस तरीके की पैठ बीजेपी ने बना रखी है, चाहे वो अपने लोक लुभावन उनकी योजनाएं हो उसकी बदौलत, या गैर यादववाद चला करके बीजेपी ने जिस तरीके से इन जातियों को पकड़ रखा है, सिर्फ एक मुद्दे पे वो तमाम जातियां पलट करके समाजवादी पार्टी की तरफ आ जाएंगी, वो सब जातियां कांग्रेस की तरफ आ जाएंगी, या इनका एक बड़ा तबका आ जाएगा। मुझे इसमें अभी थोड़ी जल्दबाजी दिखाई देती है। मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये चीजें 27 तक आ जाए, लेकिन 24 में क्या जातीय जनगणना का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो वोटिंग का मुद्दा है वो इस आधार पर डिसाइड हो जाएगा? मुझे फिलहाल इसमें कोई ऐसी चीज नहीं दिखाई दे रही। आप उत्तर प्रदेश में भी देखें तो बीजेपी के पास अपना वोट बैंक ही अति पिछड़ी जातियों में नहीं है, बीजेपी के पास वैसे नेता भी हैं। अब आप देखें कि संजय निषाद
बीजेपी के साथ खड़े हैं, वो लगातार अपनी बातों को मुखरता से रख रहे हैं। आप देख लें ओम प्रकाश राजभर, वो भी लगता है कि बीजेपी के साथ जाने को उत्सुक है। जो समाजवादी पार्टी के भीतर जो बीजेपी के जो ओबीसी चेहरे गए थे, वो चाहे धर्म सिंह सैनी हो, वो चाहे दारा सिंह चौहान हो, ऐसे नेता भी बीजेपी की तरफ क्यों आ रहे हैं? उसकी वजह यह है कि 2024 में ये ऐसा मुद्दा उन्हें बनता हुआ नहीं दिख रहा कि पूरी ओबीसी, इस मुद्दे पर पूरी ओबीसी पॉलिटिक्स हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि नहीं हो सकता है, मुझे अब ये कम से कम नीरज अगले 1 साल तक ये इतना बड़ा मुद्दा फिलहाल वोटिंग के लिहाज से बनता नहीं दिख रहा मुझे। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये समाज के भीतर चर्चा का विषय जरूर है, इस पर बातें हो रही हैं, लेकिन जो पॉलिटिशियन हैं, जो एकेडमिक्स के लोग हैं, जो माहौल बनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग अभी इसे वोट तक नहीं ले जा पाए हैं कि इस आधार पर वोटिंग तय हो जाएगी। जी लक्ष्मण जी, मैं आपके पास आऊंगा। जैसा कुमार अभिषेक जी ने कई महत्वपूर्ण बातें कही कि अकादमिक जगत धरातल पर ये वोट टर्न आउट करने का मुद्दा है। जातिगत जनगणना की अगर हम बात करें तो थोड़ा, चूंकि बिहार का जिक्र हो रहा था तो मैं भी बिहार से ही शुरू करता हूं कि पिछले दिनों जब जाति का सर्वे बिहार में शुरू हुआ, जिस पर हाईकोर्ट ने बाद में रोक लगा दी, तो सोशल मीडिया पर एक अजब उत्साह था। लोग अपने जाति के कोड का काफी जिक्र कर रहे थे और उसको लेकर तमाम मीम्स बन रहे थे जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था, और इसकी चर्चा गली गली जरूर शुरू हो गई थी कि कौन कितना है। मतलब अगर एक सुगबुगाहट नीतीश कुमार सरकार ने बिहार में शुरू की, तो हम लोग अगर नोएडा में बैठे हैं या लखनऊ में बैठे हैं तो इसकी चर्चा जरूर शुरू हो गई कि कोड किसकी जाति के साथ क्या है, कौन कितना है, क्या पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है। अब मैं यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि उत्तर प्रदेश में जब राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को पकड़ा है और अगर ये कहें कि 2000 मतलब 1 साल पहले से ये मुद्दा इसको धार देने की कोशिश की जा रही है, तो आपको क्या लग रहा है कि क्या ये मुद्दा अकादमिक जगत से उतरकर अब सड़क पर लड़ाई लड़ने वाली बात हो गई है? क्योंकि जो बीजेपी का विजय रथ मोदी जी ने जब 2014 में शुरू किया तो उन्होंने नारा लगाया कि पिछड़े का बेटा है, पिछड़े का बेटा आया है, और उसके बाद जो मैंडेट भाजपा को मिला वो अभूतपूर्व था। लेकिन अगले ही साल बिहार में बस एक आरक्षण का मुद्दा उठा और लालू नीतीश की जोड़ी ने उस विजय रथ को रोक दिया। तो क्या आपको लगता है कि फिर से एक बार जो ये आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा है, ये बात अब अकादमिक डिबेट से निकलकर जमीन पर आ चुकी है और अब लड़ाई जाति और धर्म के बीच की राजनीति की होनी शुरू हो गई है? क्योंकि ये अचानक से तो नहीं हो सकता है ना कि सपना आया होगा कांग्रेस को और उसने अपना पूरा जो मूवमेंट है, पॉलिटिकल मूवमेंट उत्तर प्रदेश में 2024 के लिए, वो जातिगत जनगणना के इर्द गिर्द रच दिया और हर ब्लॉक में वो निकालने लगी। और अचानक से ये भी नहीं हुआ होगा कि बीजेपी का जो ओबीसी मोर्चा है वो उतर गया फ्रंट पर कि मोदी जी को धन्यवाद कहना है, क्योंकि ओबीसी का इतना बड़ा हित तो कहीं पूरा ही नहीं हुआ, जैसा जेपी नड्डा के बयान का जिक्र नीरज जी खुद ही कर रहे थे। तो क्या अब ये मुद्दा अकादमिक जगत से बाहर आ पाया है और जमीन पर माहौल बना पाया है, जिससे समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को, या आप कह लीजिए कि दूसरे जो विपक्ष के दल है, उनको एक भविष्य की संभावनाएं नजर आ रही हैं? देखिए अमीश जी, हम लोग यहाँ चर्चा तो बहुत पहले से करते रहे हैं और कुमार अभिषेक जी ने बिल्कुल ठीक ये कहा कि इसकी बहस तो लंबे समय से रही है, और इसीलिए मैंने अपनी पहली टिप्पणी में उन सारे लोगों को याद किया था जो गैर राजनीतिक लोग एक बड़ी तादाद में इस मुद्दे पर काम करते रहे। आज राजनीतिक दल अगर इस मुद्दे पर बात करना शुरू कर दिए हैं तो ये तो एक मुद्दा एक स्टेप और आगे बढ़ चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। यानी हम तो बात करते ही थे, अब राजनीतिक दल सीधे तौर पर इस पर बात करने लगे हैं, चाहे वो जाति जनगणना का सवाल हो, ओबीसी या आइडेंटिटी का एक कास्ट वाला हिस्सा हो, क्योंकि आइडेंटिटी का धर्म वाला हिस्सा काम करता रहा है, उस पर बात होती रही। एक तो ये बात है, ये अगर एक स्टेप आगे बढ़ गया है और राजनीतिक दल इस पर बात कर रहे हैं, तो मैं कुमार अभिषेक जी वाली जो शंका है जिस पर उन्होंने अभी ये बात कही, और तार्किक बात है कि यह कितना वोटों को प्रभावित करेगी, इस बात में शंका है। मैं यहां से एक ऑब्जर्वेशन देख रहा हूं कि अगर ये वोटों को प्रभावित करने की क्षमता नहीं रखता
तो ये मुद्दा राजनीतिक दलों के सामने इस तरह से हावी नहीं होता। नंबर एक, बीजेपी अपने कोर एजेंडे पर काम करने के लिए चाहे कुख्यात कह लें, विख्यात कह लें, सुख्यात कह लें, लेकिन बीजेपी की पिच कौन सी रही है? सांप्रदायिकता की पिच रही है, धर्म की पिच रही है। जाति पर बीजेपी कब बात करना शुरू करती है? पिछले 1-1.5 दशक में। हालांकि ये गोविंदाचार्य और अटल बिहारी वाजपेयी का एक समीकरण 90 के बाद ही बनना शुरू हो गया था। मंडल के बाद जब कमंडल आया, उस समय से ही वो लोग सोशल इंजीनियरिंग करके तमाम जातियों को साधना शुरू कर चुके थे। लेकिन पिछले 10 साल में बीजेपी ने वही काम किया कि तमाम वे जातियां, क्योंकि जाति की आइडेंटिटी अब समाज में इस कदर हावी हो चुकी थी, जो राजनीति पर असर डालना शुरू कर रही थी, और 90 के बाद की राजनीति खास तौर पर इस बात को महसूस करती है। बीजेपी इस बात को एड्रेस न करे तो वो राजनीति नहीं कर सकती थी। बीजेपी ने कैसे एड्रेस किया पिछले दिनों? नाराज खेमों को, जातीय समूहों को अपनी तरफ आकर्षित किया। अब नाराज जातिगत समूहों को आप 1 चुनाव 2 चुनाव में अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं, और वो किया उन्होंने। इस बार बीजेपी चाहती तो वही काम कर सकती थी, लेकिन उसे पता है कि कई चीजें सरकार में रहते हुए आपके डिलीवरी पॉइंट पर होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने भी शिक्षक भर्ती और जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, उनमें एक भी, उत्तर प्रदेश में बात कर लें, एक भी नियुक्ति ऐसी नहीं हुई है जिसमें आरक्षण, संवैधानिक आरक्षण का अनुपालन किया गया हो। एक भी जगह पर ऐसा नहीं हुआ है कि जो दमन, शोषण, अन्याय, अत्याचार हो, उसमें कास्ट का एंगल ना आया हो। चाहे वो हाथरस देख लें, चाहे वो बुलडोजर चल रहा हो, वो सब में देख लें। मुसलमान वाले पर लोग कम बोलते हैं, लेकिन कास्ट जैसे ही आता है लोग बोलते हैं। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के समीकरणों के मुताबिक यह मुद्दा वोटों को प्रभावित करने की क्षमता रख रहा है। इसलिए कभी वो ओबीसी पहचान पर कांग्रेस पर हमलावर है, और कल तक जो दल क्षेत्रीय दलों को कहते थे कि तो जातिवादी पार्टियां हैं, बसपा और सपा जातिवादी पार्टी है, अब वे भी उन मुद्दों पर काम कर रहे हैं। बिहार में बीजेपी साथ में खड़ी थी जातिगत जनगणना पर। ये मेरा ऑब्जर्वेशन है कि ये वोटों को प्रभावित करने की क्षमता ये मुद्दा रखता है। हाँ, कुमार अभिषेक जी की इस वाली बात से मैं सहमत हूं कि जिन लोगों के पक्ष में ये मुद्दा जाएगा, ये उनके पक्ष में जाएगा जो अपनी बात लोगों तक समझाने में कामयाब हो पाए। और मिसाल के तौर पर, चूंकि अमित जी आपने बिहार का उदाहरण लिया है, तो बिहार में एक जगह पर मैं इसमें एक लूप होल देख रहा हूं। जाति जनगणना शुरू हुई और जाति जनगणना वो नहीं थी, वो जनगणना राज्य करा नहीं सकता, तो उन्होंने सर्वे कराया कि हमें राज्य के लिए नीतियां बनानी है, तो कौन पिछड़ गया है इसकी जानकारी के लिए हम अपने राज्य के स्तर पर सर्वे करेंगे कि कौन सी जाति कितनी है। हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड उसके बाद खामोश हो गए। अभी कुछ कुछ स्तर पर वो कर रहे हैं। अगर आपने एक चाल चल दी है, तो अब आपको इसको एक जन आंदोलन में तब्दील करके लोगों को समझाना चाहिए था कि ये रोक क्यों लग रही है, और अगर रोक लग गई तो इससे आपका क्या नुकसान होगा, और अगर जातिगत सर्वे हो गया होता तो आपको क्या लाभ मिलता। यही काम अगर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी या कांग्रेस अगर जनता तक पहुंचा पाएगी, तो ये जो खाई है ना ओबीसी में, यादव, कुर्मी, कोयरी और बाकी नॉन ओबीसी जातियां, नॉन यादव जातियां या जाटों के गैर जाटो शेड्यूल कास्ट की जातियां, अगर उन तक ये बात पहुंचाई गई तो ये 24 में बहुत भारी असर दिखाएगी। ठीक बात है कि निषाद, राजभर, अपना दल का एक खेमा आज भी बीजेपी के साथ खड़ा है, लेकिन मैं दावे से कह रहा हूं कुछ सवाल अब बीजेपी के शासनकाल में रहते हुए ऐसे उभर गए हैं कि वो जब गांव में रैलियां कर रहे हैं तो सभा में हूटिंग हो रही है कि भाई 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले पर क्यों ये नहीं मिला। कितने दिन आप कहेंगे कि ओबीसी का आरक्षण यादव खा गए, कुर्मी खा गए। इसलिए अब एक डिबेट का लेवल थोड़ा आगे बढ़ गया। इसीलिए ओबीसी को शुक्रिया करने के लिए, मोदी जी को शुक्रिया करने के लिए बीजेपी भी कोशिश कर रही है। कांग्रेस रायपुर अधिवेशन में पास कर चुकी है कि हम 50% गैर सवर्णों को अपने संगठन में जगह देंगे। अब एक आखिरी टिप्पणी, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अभी भी इन दोनों जगहों पर निर्णय लेने वाली जगह पर वो सहजता इस मुद्दे को लेकर नहीं आई है। वो ये चाहते तो जरूर है कि इसका लाभ हमें मिल जाए। जैसे समाजवादी पार्टी को अभी यह समझ में आना बाकी है
कि एक तरफ आप सामाजिक न्याय और जातिगत जनगणना की बात करेंगे और ठीक उसी समय मंदिर में आरती करते हुए एक फोटो आएगी जो मुसलमान और पिछड़े और दलित तीनों को परेशान करेगी, असहज करेगी। ओबीसी में सबको नहीं, लेकिन एक खेमे को तो परेशान करेगी। तो ये जो अंतर विरोध है इन पार्टियों का, वो मुद्दे के प्रति ईमानदारी का नहीं है, वो वोट को केंद्र में रख करके है। इसलिए इनमें जो भारी पड़ेगा आज की डेट में, ये मुद्दा कांग्रेस और सपा को फायदा देता हुआ दिख रहा है, लेकिन अगर ये अपने वोटर को कन्विंस करने में नाकामयाब हो गए तो फिर हो सकता है बीजेपी इसका भी लाभ ले ले। जी, यही कहना था। जी लक्ष्मण जी, आपकी बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी थी। हालांकि आपने जो दो तरह की सियासत, एक मंदिर की सियासत और एक सामाजिक न्याय की सियासत, तो वो तो समाज का भी, भारतीय समाज की रूपरेखा ऐसी है कि राजनीतिक दल शायद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उसके सियासत की तरफ जाए। अनुपम सर, मैं आपकी तरफ आता हूं इस सवाल के साथ कि राहुल गांधी अमेरिका में हो चाहे भारत में हो, वो वहां से यही नारा लगा रहे हैं कि जातिगत जनगणना जब तक होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय का वादा अधूरा है, या सामाजिक न्याय को लेकर जो मिशन है वो अधूरा है। कांग्रेस अब इसके ऊपर उत्तर प्रदेश में कम से कम फुल फोर्स में उतर रही है और हर जगह उसका, जैसे 2022 में प्रियंका गांधी ने लड़की हूं लड़ सकती हूं को अपना कैंपेन का मेन मुद्दा बनाया, तो इस बार ऐसा लगता है कि 24 का चुनाव कांग्रेस जाति के आधार पर लड़ने की तैयारी में है और उसके लिए उसने जातिगत जनगणना को अपना ढाल बनाया है। अखिलेश यादव पहले से ये काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में उनकी रैली स्टार्ट्स हैं जिन पर इसके बारे में बातचीत हो रही है, उनके संगठन के, अनुसांगिक संगठन के जो लोग हैं वो जाके इलाकों में उस पर चर्चा कर रहे हैं। 2024 में ही राम मंदिर का भव्य निर्माण पूरा हो जाना है और उसका उद्घाटन हो जाना है और बीजेपी की जो पूरी तैयारी है वो उत्तर प्रदेश को कम से कम राममय बना देने की, हालांकि वो तो पूरे देश में ले जाने की है, लेकिन कम से कम उत्तर प्रदेश में बीजेपी इसकी तैयारी में। तो आपको क्या लग रहा है कि विपक्ष को ये बात पता है कि 2024 का चुनाव तो बीजेपी इसी नाम पर लड़ेगी कि राम का प्रसाद बंटवाएगी राम मंदिर का गली गली में और कहेगी देखिए हमने अपने सारे वादे पूरे किए और हमने पूरा विशुद्ध जो राम मंदिर का सपना था साकार किया। तो विपक्ष क्या इस उसके हिंदुत्व की राजनीति को जो आकार ले रही है और धारदार होती जा रही है उसको टैकल करने के लिए ये जानबूझ के एक मुद्दा क्रिएट कर रहा है, या जैसा लक्ष्मण जी कह रहे थे कि अभी अकादमिक जगत से निकलकर ऐसा मुद्दा बन गया है जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज अब पीछे नहीं हो सकती हैं, भले कांग्रेस जैसे भी दल जो इतिहास में सवर्णवादी राजनीति करने के लिए जाने जाते रहे हैं, लेकिन आज उन्हें सामाजिक न्याय की राजनीति के इन मुद्दों पर आना पड़ा और इस हिसाब से अपना कैंपेन डिजाइन करना पड़ रहा है। देखिए, इसमें दो राय नहीं है। वैसे तो ये जो पूरा मंडल बनाम कमंडल की एक लड़ाई जो आप देख रहे हैं, इसका श्रेय पूरा अकादमिक जगत को दे देना बहुत उचित नहीं है। मैं समझता हूँ कि ये लाइन तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, एकेडमिया ने तो उसको बहुत बाद में उठाया। बहरहाल, जहां तक जातिगत जनगणना की या जाति की लड़ाई की या जाति को मुद्दा बनाने की बात है, इसमें दो चीजें। एक तो मुझे लगता है कि राम मंदिर का जितना फायदा भाजपा उठा सकती थी वो उठा चुकी है। अब उस मुद्दे में बहुत ज्यादा जूस बचा है और उस मुद्दे में बहुत ज्यादा अब उसको स्क्वीज किया जा सकता है, मुझे नहीं लगता। मुझे अलबत्ता ये जरूर लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उससे उतना लाभ नहीं उठा सकती जितना विपक्ष उसको लेके घबराया हुआ। मतलब भाजपा को खुद इस बात का एहसास है कि भाई राम मंदिर के इशू से हम जितना लाभ उठा सकते थे शायद अब और लाभ उठाना संभव नहीं है। तो वो हर तरह की राजनीति में उतर रही है, पिछड़ों की भी कर रही है, दलितों में भी सेंध लगा रही है। लेकिन जो विपक्ष है वो पता नहीं क्यों राम मंदिर के इशू को लेकर इतना घबराया हुआ। आजकल एक सॉफ्ट हिंदुत्व एक क्रेज चला हुआ है, फैशन में है, बहुत लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। पर देखिए, बहुत गलत नहीं है। आप एक तरफ जातिगत जनगणना की बात लेते हैं, दूसरी तरफ मंदिरों में जाने लगते हैं। एक दिन आप कहते हैं कि हम शूद्र हैं, अखिलेश यादव की बात कर रहा हूं, दूसरे ही दिन आप कहते हैं कि केशव मौर्य शूद्र है, मैं उसका मुंह नहीं लगता, मैं उससे बात नहीं करता। इसका जो एक जातिगत जनगणना की बात हो रही है, इसके मूल में आरक्षण है, लेकिन इसके बीच में भी बहुत ढेर सारी एक अंतर विरोध है। आप देखिए, जब भी बात होती है, जब भी कोई दल बात करता है तो कभी पिछड़ों की बात नहीं करेगा, कभी दलितों की बात नहीं। वह पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक, तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक एक लाइन में कह देने में बहुत आसान है, बहुत फैशनेबल है, बहुत खूबसूरत है। पर क्या इनको आप एक स्टेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे ला पाते हैं?
क्या आप कभी ला पाए हैं? इतने ढेर सारे उसमें अंतर विरोध हैं। हमने महागठबंधन देखा 2019 में सपा और बसपा का। अगर महागठबंधन को अगर आप कागज पे बैठ के देखें हमीश, तो ऐसा लगता है कि पूरा उत्तर प्रदेश साफ कर देगा, कुछ बचेगा ही नहीं। अगर वो 80 में से 75 सीटें निकाल देगा, लेकिन वही महागठबंधन जब जमीन पे आता है, जब मूर्त रूप लेता है, तो आप देखते हैं कि वो किस बुरी तरह फ्लॉप होता है। तो ये पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक का नारा तो अपने आप में बहुत खूबसूरत है। एक जमाने में काशीराम ने इसको एक आंदोलन के रूप में चलाया भी था, लेकिन आज आप देखिए कि बहुत ढेर सारे अंतर विरोध पैदा हो गए हैं और हर जाति अपने अपने आप को लेके बहुत ज्यादा सतर्क हो चुकी है, बहुत ही ज्यादा। आप देखिए मैं जो ये एक भाजपा जो एक सबसे बड़ा इसमें गेम कर रही है, वो ये कर रही है कि जिस प्रकार वो मुसलमानों का खौफ दिखाकर उसने हिंदुओं को एक किया है। और इस बात को मैं बहुत ही ऑब्जेक्टिवली कह रहा हूँ, मैं किसी का पक्ष लेके या विपक्ष पे नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में आपने बैठाया है। तो जिस तरह भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बात करके हिंदुओं को एकत्रित करती है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी यादवों को नाम देकर गैर यादव पिछड़ों को एक करती है। लेकिन अब इन सारे गैर यादव पिछड़ों ने भी, जैसा कि मैं कह रहा था, अपना अपना एक, इसी के चलते आप देखिए केशव मौर्य चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी सीएम बनते, इसी के चलते आप स्वतंत्र देव सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बनाते, इसी के चलते नरेश उत्तम को अखिलेश यादव प्रदेश अध्यक्ष बनाते, पर किसी का कोई दाल नहीं गलती। जिस अनुप्रिया पटेल को आपने मंत्रिमंडल से निकाल दिया था स्वतंत्र देव सिंह के ऊपर भरोसा करके, वो आपका दाव फ्लॉप हो गया। आपको उसी अनुप्रिया पटेल से सरेंडर करना पड़ा और इस बार अनुप्रिया के साथ आशीष पटेल को भी लेना पड़ा। और आप देखिए 2022 का जो चुनाव बड़ा इंटरेस्टिंग है। 41 कुर्मी विधायक आज तक नहीं, और वो भी कैसे जीते? 27 आपको देखिए भाजपा से जीते, 13 सपा से जीते, और तो और कांग्रेस से जो 2 विधायक जीते उसमें से भी एक कुर्मी। तो ये दिखाता है कि जो इस समय जातियां हैं वो अपने वोटिंग को लेकर, अपनी जाति को लेकर बहुत सजग हो चुकी हैं। उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना, और आप देखिए चाहे वो राजभर हो, चाहे निषाद पार्टी हो, चाहे अपना दल हो, तो इनको, या फिर आप जयंत चौधरी की आप जाट राजनीति देख रहे हैं, इनको एक प्लेटफॉर्म पे लाना उतना आसान नहीं है जितना कि इसके लिए। अब आप आरक्षण के मुद्दे पे 2 मुद्दे देख रहे हैं। जब भी आरक्षण की बात होती है कि ठीक है भाई, आप जब आप जातिगत जनगणना की बात करते हैं तो उसके मूल में क्या है? उसके मूल में आरक्षण है। जातिगत जनगणना आपको क्यों चाहिए? इसलिए चाहिए कि भाई आरक्षण, जातिगत जनगणना हो जाए, पता चल जाए किसी जाति की किसकी कितनी संख्या भारी, तो उसी हिसाब से उसकी उतनी हिस्सेदारी तय कर दी जाए। यानी कि आप आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन आरक्षण के मुद्दे पे भी आप देखिए दलित और पिछड़े आपको एक दूसरे के खिलाफ नजर आते हैं। आपको समाजवादी पार्टी दलित का जो एक प्रमोशन में रिजर्वेशन वाला बिल है उसको संसद में फाड़ती हुई नजर आती है। तो यहाँ पे भी आपको एक अंतर विरोध नजर आता है। फिर अब ये त्रिस्तरीय आरक्षण की बात शुरू हो गई है। ये सबसे पहले राजनाथ सिंह ने 90 के दशक में उत्तर प्रदेश में कहा था, बाद में इसको बहुत सक्सेसफुली नीतीश कुमार ने इंप्लीमेंट किया बिहार में। पिछड़े, अति पिछड़े, सर्वाधिक पिछड़े की बात होने लगी है। तो ये जो अंतर विरोध हैं ये भाजपा के फेवर में जाते हैं। और जहां तक विपक्ष की बात है, मैं फिर कहूंगा कि भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति कर्नाटक में उसका जो हश्र हुआ है, उसको देखने के बाद भी पूरा विपक्ष कुछ इस तरह आतंकित है कि भाजपा कितना हिंदुत्व पे है ये तो देखने की बात होगी, पर विपक्ष कितना सॉफ्ट हिंदुत्व पे चला आया ये जरूर आश्चर्य की बात है। अमीश भाई जी, सामाजिक न्याय की राजनीति और सॉफ्ट हिंदुत्व का ये जो कॉकटेल तैयार कर रहा है वो कितना मतलब वोटर्स को फायदा पहुंचाएगा ये तो चुनाव बताएगा। लेकिन कुमार अभिषेक जी, जब 2022 के चुनाव के नतीजे आए तो अखिलेश यादव की हार तो हुई, लेकिन उनको, उनके गठबंधन को 37% वोट मिला। वो 37% वोट जो कभी समाजवादी पार्टी ने सपने में भी नहीं सोचा था होगा कि उसको उत्तर प्रदेश में इतना वोट मिल जाएगा, इसके बावजूद वो हार जाती है। लेकिन 2022 के चुनाव से ठीक पहले जो बीजेपी में पिछड़े नेताओं की जो भगदड़ शुरू होती है, जिसका जिक्र आप अपनी बात में कर रहे थे कि वो नेता, उन नेताओं में से कई सारे नेता वापसी की राह या तो तक रहे हैं बीजेपी के लिए या उनकी बातचीत चल रही है, तो उसने एक मोमेंटम बनाया समाजवादी पार्टी के पक्ष में और विपक्ष को ये नैरेटिव गढ़ने में मदद मिली कि बीजेपी जो है वो अगड़ों की पार्टी बन गई है उत्तर प्रदेश में आके, और सारे पिछड़ों के हितों की अनदेखी हो रही है, और उसके लीडर अखिलेश यादव बने कि उनके हितों को पूरा किया जाएगा। हालांकि विधानसभा चुनाव में सफलता नहीं मिली, लेकिन आंकड़े समाजवादी पार्टी को इतना पंप भरने में जरूर सक्षम थे कि आज सपा भी
जातिगत आरक्षण के मुद्दे, जातिगत जनगणना के मुद्दे और आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाइपर एक्टिव है और वो लगातार इस पर काम करे। और अब कांग्रेस तो ये कह रही है कि हम आरक्षण ही बढ़ाने की मांग करते हैं, यानी कि जो पिछली जो चीजें हो रही थी, जो अभी अनुपम जी कह रहे थे कि कॉन्ट्राडिक्शंस थे, अब उससे एक स्टेप आगे बढ़ रहा है विपक्ष। अब वो कह रहा है कि ये 50% का दायरा टूटना चाहिए, क्योंकि जातिगत जनगणना तब होगी, हमें आंकड़े अभी से उसके एक अंदाजे हैं, तो इसका दायरा आरक्षण का भी बढ़ना चाहिए। तो ये सारा मुद्दा जो विपक्ष क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, क्या उसके पीछे वो पुराने आंकड़े दिख रहे हैं अखिलेश यादव को या कांग्रेस को, कि कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ जो एक हिंदुत्व के छतरी के नाम पर, या यूं कह ले कि मोदी जी के एक उनकी पिचिंग हुई कि ओबीसी नेता के तौर पर वो सामने आए, उसके नाम पर जो उत्तर प्रदेश में ओबीसी वोट, खास करके गैर यादव ओबीसी वोट और गैर जाटो दलित वोट जो बीजेपी के पास आया था, वो कहीं ना कहीं अब उतना इंटैक्ट नहीं बचा है जो 2014-19 या इवन आप कह लीजिए कि 2022 तक में भी जिसको देखा, 22 में उसमें सेंध लगते हुए नजर आई। इसलिए विपक्ष इतना इस मुद्दे को लेकर आशान्वित नजर आ रहा है। तुम्हारा फिक्र देखिए जी अमीश, देखिए 2022 का जो 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 रिजल्ट है उसको एनालाइज करने के अपने अपने सबके सबकी अपनी अपनी सोच है, सबने अपने अपने तरीके से उसको एनालाइज किया है। ये सही है कि एक मोमेंटम बना, और मोमेंटम ये बना कि बीजेपी से ओबीसी सब टूट रहे हैं, सारे बड़े नेता बीजेपी छोड़कर जा रहे हैं, बीजेपी आरक्षण विरोधी है, बीजेपी में सिर्फ सवर्णों का और हिंदुओं के लिए जगह है। जो हार्डकोर ओबीसी नेता हैं, जो ओबीसी की पार्टी है, जो ओबीसी का वोट है, उसके लिए बीजेपी के पास कुछ नहीं। और दूसरी बात यह कि 2022 में जब चुनाव हुए तो ये चुनाव अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने, एंटी योगी स्टैंड, ये तमाम चीजें उसमें जुड़ी थी। इस तरीके से मुस्लिम वोट कभी पोलराइज नहीं हुआ था जिस तरीके से इस चुनाव में मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ। एकदम से दो ध्रुवीय ये चुनाव बट चुका था, और उसके बाद भी अगर बीजेपी 2/3 से ज्यादा लेकर के सीटें चली गई तो ये आप मान लीजिए कि इतना कुछ होने के बाद भी बीजेपी का जो कोर वोट बैंक है वो इंटैक्ट रहा। अब कोर वोट बैंक मेरे नजर में बीजेपी के दो हैं, एक सवर्णों का पूरा कोर वोट बैंक। कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि वो ब्राह्मण, दलित, मुस्लिम, महिला, इसका वो अपना जो समीकरण है उस पर आए, और ये आज से नहीं कोशिश कर रही थी। कांग्रेस 2017 से इसकी कोशिश में लगी थी कि हम अपने पुराने वोट बैंक पर आए और उत्तर प्रदेश में जो पुराना कांग्रेस था उस तरीके से आए, लेकिन कांग्रेस उसमें बिल्कुल सफल नहीं हुई। आप देखें तो उस वक्त की अगर उस हिसाब से देखें तो पूरे पश्चिम में एक लहर ये चल रही थी कि भाई पश्चिम से बीजेपी हार जाएगी, क्योंकि पूरे जाट बेल्ट में जाट नाराज हैं, मुसलमान पूरे नाराज हैं, और ओबीसी में टूट है। ठीक है, ओबीसी में मुझे टूट दिखाई दी, ऐसा नहीं है कि नहीं टूट दिखाई दी। जो एक बहुत बड़ा तबका है, चाहे यादव मुसलमान हो, लेकिन एक कुर्मी वोटरों का एक बड़ा तबका था जिसने वोट किया। शायद यही वजह है कि 41 सीटें अगर आई हैं तो लोगों ने अपने कैंडिडेट को हर उस जगह पर वोट किया है, अक्रॉस पार्टी लाइन, अक्रॉस पार्टी की उन्होंने अपने लोगों को जितवाया है। बावजूद इसके अखिलेश यादव निश्चित तौर पर ऐतिहासिक अपने वोट परसेंट लेकर के आए हैं, और 112-13 के आसपास टोटल उनके में 120-25 की संख्या आई उनके विधायकों की। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रही। लेकिन फिर भी आप देखें, इतना कुछ होने के बाद भी जो मैं दो कोर वोट बैंक की बात कर रहा हूं, तो चलिए आप सवर्ण को बाहर कर दीजिए कि वो बीजेपी का वोटर हो चुका है, लेकिन ओबीसी का, वही ओबीसी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, गैर यादव ओबीसी, वो मुझे लगता है बीजेपी के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। और अब कांग्रेस पार्टी को ये लगने लगा है कि वो अपने ऑप्टिमम लेवल पर है। अब वो पुराने अगर समीकरण की तरफ लौटते हैं, पुराने कांग्रेस की तरफ लौटते हैं कि हमें उस तरीके का समीकरण बनाना है, तो वो उन्हें बनता हुआ नहीं दिख रहा। उन्होंने अपना सारा सामदाम दंड भेद, यहाँ तक कि प्रियंका के प्रचार, प्रियंका गांधी के दौरे, प्रियंका गांधी के छापामार एक तरीके से उनके दौरे, तमाम कांग्रेस ने करके देख ली।
समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पर गेनर रही, लेकिन जिस तरीके का मोमेंटम था, बहुत सारे लोग ये मानकर चल रहे थे कि इस बार समाजवादी पार्टी आ रही है, समाजवादी पार्टी आ रही है। आखिर क्यों नहीं आ पाई? देखिए, सिर्फ अकेले सवर्णों के वोट का मामला नहीं था, ये वो वोट बैंक है जो कि अखिलेश यादव से छिटका हुआ वोट बैंक है। ये वो वोट बैंक है जिसे लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी आएगी तो उनका पुराना दौर लौट आएगा जो समाजवादी पार्टी के दौर में हुआ करता था। वो उसके साथ पूरी चट्टानी एकता के साथ खड़ा रहा। अब अगर हम इस दौर की बात कर लें, 2024 की बात कर लें, तो इसमें कितना बदलाव आया है? क्या सचमुच उन वर्गों में ये नाराजगी अब आ चुकी है कि नहीं? बीजेपी एंटी ओबीसी हो चुकी है। बीजेपी के शासन में रहते हुए ओबीसी के को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। बीजेपी इसको कैसे काउंटर कर रही है? अगर आप देखें, बीजेपी को भी ये मालूम है कि ओबीसी के मुद्दे पर और एक एक मुद्दे पर उसे जवाब देना होगा, क्योंकि उसके चारों तरफ जो पार्टियां हैं वो सब बीजेपी के उसी कोर वोट बैंक को टारगेट कर रही हैं। उन्हें लगता है कि जिस दिन हमने बीजेपी से ओबीसी को तोड़ दिया, उस दिन बीजेपी का तिलस्म टूट जाएगा, उस दिन मोदी देश की सत्ता से हटाया जा सकता है। बीजेपी को ये बातें मालूम है और वो लगातार उसी मुद्दे पर काम करती हुई दिख रही है। अब जिस ओबीसी यात्रा की बात चल रही है, जिस ओबीसी के को लेकर के बीजेपी ने अपने मोदी की धन्यवाद मोदी जी यात्रा लेकर के चल रही है, उसके आप चार्टर को देखिए, उसके आप पॉइंट्स को देखिए। उसमें अगर आप जातीय जनगणना छोड़ दें तो बाकी वो तमाम चीजें लिखी हैं कि आरक्षण को लेकर के बीजेपी का क्या स्टैंड है, जो नौकरियों में आरक्षण है, जो ठेकों में आरक्षण को लेकर के बीजेपी किस तरीके से काम कर रही है। तो कहने का मतलब यह है कि एक विपक्ष जो है वो जातीय जनगणना को मुद्दा बना रहा है, लेकिन बीजेपी इसे कहते हैं ना पॉइंट बाय पॉइंट रिबटल, वो ओबीसी के मुद्दे पर दे रही है। ऐसी स्थिति में एक तरफ जो लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं जो कि उन तक सीधे पहुंच रही है, उसकी डिलीवरी अच्छी है, वो तमाम योजनाएं हैं, आप देख लीजिए, उसको बार बार जिक्र करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके बेनिफिशियरीज को देख लीजिए, मुस्लिम्स को अगर आप हटा दीजिए तो बाकी ज्यादा बेनिफिशियरी उसी बिरादरी, उसी जाति, उसी तबके से आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में एक तरफ अगर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट किसी तरीके से हो रहा है, उससे आप उन्हें निकाल करके और वैचारिक स्तर पर ले आए और ये कहें कि देखो जी अभी आपकी जातीय जनगणना ज्यादा जरूरी है और उस पर आप आ जाइए, तो फिर मैं उसी बात को कहूंगा कि ये थोड़ा प्रीमेच्योर मुझे अभी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी का बड़ा, ओबीसी का एक बड़ा तबका जो बीजेपी के साथ 2022 में खड़ा था और वो 2024 में जातीय जनगणना के मुद्दे पर टूट करके चला आएगा, वो भी तब जब ओबीसी का सबसे बड़ा चेहरा उनका प्रधानमंत्री के तौर पर है। अब उन्हें लेकर के बहुत तरह की चर्चा, बहुत तरह की बातें होती हैं कि वो ओबीसी कब बने, क्या बने, ये विपक्ष अपना एक नैरेटिव देता है। लेकिन 2024 में मोदी के मुकाबले ओबीसी का जब तक कोई बड़ा चेहरा विपक्ष की तरफ से नहीं आएगा, मुझे नहीं लगता कि कोई और जो मुद्दे हैं वो इतने उनके दिमाग पर हावी हो जाएंगे कि वो इस सरकार को पलटने के लिए आगे आ जाएंगे। मेरा मानना है कि हालांकि ये मैं इसलिए बातें कह रहा हूं क्योंकि अब चुनाव में बहुत कम वक्त बचा है और चुनाव के में अगर कम वक्त बचा हो और जब अगर कोई जहाज डूबने वाला होता है, नाव डूबने वाला होता है, तो उससे लोग उतर करके भागना शुरू करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा कोई दिख नहीं रहा इस वक्त कि 2024 को लेकर के बीजेपी की नाव से लोग उतर के भाग रहे हैं। 2022 में तो बहुत सारे लोगों को लगने लगा था कि इस बार अखिलेश आ रहे हैं, तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिखाई दिए। हालांकि अभी वक्त बाकी है, लेकिन एक मोमेंटम बनता है, वो मोमेंटम मुझे अभी नहीं दिखाई दे रहा। हो सकता है 6 महीने बाद दिख जाए, हो सकता है कि विपक्षी एकता कुछ ऐसी हो जाए, उसके बाद लोगों को लगने लगे कि हाँ अब मोदी को हराया जा सकता है या मोदी हार रहे हैं, तब लोग आ जाए। लेकिन आज के इस डिबेट में या आज जो मुद्दा जिस तरीके से बहस का बना हुआ है, ये एक तबके को, पढ़े लिखे तबके को, या वो तबका जो एंटी बीजेपी है, वो तबका जो एंटी मोदी है, वो तबका जो थोड़ा मुझे लगता है कि लेफ्ट लिबरल और थोड़ा जागरूक तबका है, उसे तो अपील कर रहा है। लेकिन मेजॉरिटी, वास्ट मेजॉरिटी जो ओबीसी की है, मुझे लगता है कि उनके लिए अपने डेली ब्रेड एंड बटर, उनका अपना इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, उनके लिए अपना एक रोल मॉडल ओबीसी चेहरे के तौर पर, इसका कोई विकल्प
उनके पास नहीं है। और मुझे लगता है कि 2024 में मोदी के पक्ष में ये चीजें जाती दिख रही हैं। जातीय जनगणना पर मुद्दे जरूर होंगे, बात वही लोग करेंगे, लेकिन जब वोटिंग की बारी आएगी तो हो सकता है कि वही सारे लोग फिर मोदी के पक्ष में खड़े हो जाएं, क्योंकि वो ओबीसी चेहरे हैं, वो उनको एम्पावर कर रहे हैं। अमीश जी बिल्कुल। लक्ष्मण अपनी एक बड़ी क्लैरिटी के साथ दी गई अपने वक्तव्य में अनुपम जी ने बताया कि ये दलित का, अति पिछड़ों का और मुस्लिम का जो कॉम्बिनेशन है, ये कागज पे जो आकर्षण देता है वो वोटिंग के वक्त वो आकर्षण वोटिंग में तब्दील नहीं हो पाता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी फिलहाल कह रही है कि वो इसी पे फोकस कर रहे हैं, दलित, मुस्लिम, एमबीसी। वो जाहिर तौर पर कर्नाटक के चुनाव और राहुल गांधी की यात्रा के बाद, थोड़ा सा भारत जोड़ो यात्रा के बाद थोड़ा उत्साह है पार्टी में। कर्नाटक के चुनावों ने उसमें थोड़ी सी और जिसे कहते हैं कि एक बूस्टर डोज का काम किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को एक दलित नेता को पार्टी का प्रेसिडेंट बनाया गया, और जो कि पिछले 8 महीने में कतई एक कठपुतली प्रेसिडेंट साबित नहीं हुए हैं, अभी तक अपनी परफॉर्मेंस से वो सबको खुश कर रहे हैं। तो कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि हम एक दलित, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को यह भी लगता है कि लोकसभा के चुनाव में हम, विधानसभा चुनाव वाली बात नहीं होगी, जो दलील हम लोग भी देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में देश भर में मोदी को टक्कर देने के लिए, बीजेपी को टक्कर देने के लिए सबसे पहला चेहरा जो है वो, जो शक्ल सामने आती है वो हाथ की आती है, पंजे की आती है। तो ऐसी सूरत में अगर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि वो 2024 में उत्तर प्रदेश में अपनी इस नई रणनीति के तहत, वो ये भी कह रहे हैं कि हमें सवर्णों का वोट नहीं मिलेगा इसके चलते, तो हमें उसकी भी चिंता नहीं है, क्योंकि एक ही वक्त पर सारे वोट नहीं लिए जा सकते। ये सोशल इंजीनियरिंग करने के चक्कर में भी वो अब नहीं पड़े जब हम कांग्रेस के नेताओं से बात करते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर 2024 में अच्छा प्रदर्शन यूपी में करने की कांग्रेस सोच रही है, तो उनके इन सपनों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कह के तो नहीं टाला जा सकता, या टाला जा सकता है, आपको लगता है? है अब कोई एक राजनीतिक दल अपने बहुत सारे लाव लश्कर के साथ काम करता है, और उसका एकमात्र काम वो होता है कि लोगों को पहचाने, राजनीतिक मुद्दों को पहचाने, और उसके हिसाब से राजनीति के रुख जो बदल रहे हैं अपने भी रुख को बदलें। तो कांग्रेस पार्टी के पास भी ऐसे तमाम लोग होंगे जो ये बात समझ रहे होंगे, मूल्यांकन कर रहे होंगे कि जिन जिन मुद्दों को पहले उठाया, जिन पर शिकस्त खाए, उनमें से कुछ मुद्दे ऐसे हैं जो छोड़े नहीं जा सकते, भले ही शिकस्त मिले। उन मुद्दों को उन्होंने पकड़ा हुआ है। सांप्रदायिकता को एक नए शब्द नफरत के साथ रिप्लेस करके मोहब्बत की बात कर रहे हैं। भारत बेचा जा रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब मुद्दे रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो वक्त के बदलाव के साथ कोई भी सजग जागरूक राजनीतिक दल उसे पढ़ने और अपने राजनीतिक रणनीति के हिसाब से बदलने के लिए कोशिश करता है। कांग्रेस पार्टी ने यह बात बखूबी समझी, और मैं अभी भी पिछली टिप्पणी में मैंने इसी संदर्भ में एक बात कही थी। आपने जो कहा कि वो क्या साबित होगा ये तो चुनाव परिणाम बताएंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी ऐसा क्यों कर रही है? मेरा मानना है कि कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प कितने बचे हैं। कांग्रेस एक जमाने में और लंबे वक्त तक, खैर बहुत पुरानी बात हो जाएगी क्योंकि अब चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं, तो बहुत पीछे नहीं जाते हैं कि सबका प्रतिनिधित्व करती थी, कोट अनकोट सबका, लेकिन बहुत तेजी से उनसे नाराज खेमे बाहर चलते चले गए। कांग्रेस के थिंक टैंक जो भी लोग होंगे, उसमें टैंक की भाषा हालांकि गड़बड़ है, लेकिन उस खेमे में एक बात तो होगी कि जो हमसे नाराज होकर के अलग अलग क्षेत्रीय क्षेत्रकों की तरफ चले गए, या हम जिनको एड्रेस नहीं कर पाए, उन्हें वापस ले आया जाए। तो इसमें तो भाई सबसे पहला वर्ग वो होगा जो अपर कास्ट है, शहरी मतदाता है। कांग्रेस अगर उन्हें पहले भी कोशिश कर चुकी है वो साथ ले आने की, और उन्हें ये दिख रहा है कि वो मतदाता समूह भारतीय जनता पार्टी के साथ एक मुश्त अपनी पूरी निष्ठा साबित किए हुए है, तो फिर विकल्प क्या बचता है? मुसलमान आपके साथ वैसे भी हैं, क्योंकि उन मुसलमान को ये साफ संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा उनके खिलाफ है, तो वो उसके सामने जो मजबूत होता है उसके साथ खड़े हो जाते हैं पूरी ईमानदारी से। अब तीसरे समूह कौन से बचे? वो ये जाति के नाम पर जो समूह उनसे छिटक गए,
उनको कांग्रेस वापस लाने की कोशिश कर रही है। और ये इस पृष्ठभूमि में हो रहा है जब जाति के नाम पर तमाम क्षेत्रीय दलों के वोटरों को भारतीय जनता पार्टी अपने खेमे में ला चुकी है। और जो शंका भी अभिषेक जी कर रहे थे, मैं इस बात से सहमत हूं कि अभी कितने वोटर इन बदलते समीकरणों में वोट देने के दिन इस बात को याद रखेंगे कि बड़े मुद्दे, सरोकारी मुद्दे या बड़े सवाल कितने अहम हैं और भारतीय जनता पार्टी डिलीवर नहीं कर पाई है, तो हम या तो कांग्रेस को वोट दें या सपा को वोट दें। यूपी में तो 2 विकल्प है। अब मेरा कहना यह है कि अगर जो अभी शायद हमारे जो दूसरे पैनलिस्ट हैं अनुपम जी, उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि ऐसा नहीं है कि बुद्धिजीवियों ने ही ये मुद्दे उठाए थे। भाई ये मंडल आंदोलन तो बहुत बड़ा एक आंदोलन था। और मैं तो अनुपम जी एक बात और जोड़ दूं कि जो कथित बुद्धिजीवी समूह था जो बड़े शहरों में अकादमिक जगत में बैठा हुआ था, वो तो घोर मंडल विरोधी था। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का हूं और मैं जानता हूं कि मंडल विरोधी आंदोलन का केंद्र रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय। अब अकादमिक जगत ने इस तरह की जातिगत चर्चाओं को हाशिए पर रखा। कहना मेरा यह है कि हम उनकी बात कर रहे थे, शायद नीरज जी या अभिषेक जी उनकी बात कर रहे थे जो सामाजिक समूह इन वर्गों से आकर के एक विमर्श के रूप में इन मुद्दों को उठा रहे थे। वो विमर्श अब जमीन पर इस हद तक बन रहा है कि कांग्रेस, बीजेपी, सपा सब उन मुद्दों को उठा रही है। अब मेरी टिप्पणी यह है कि वोट देने तक ये बात बिल्कुल ठीक है अभिषेक जी की, बहुत छोटा सा समूह होता है जो बहुत बहुत दूर तक इन चीजों को नहीं हैंडल कर पाता है। फिर भी मैं एक बात कह रहा हूं, अगर वो छोटा सा समूह बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टियों के सामने अपना यह दबाव मानने पर मजबूर कर रहा है कि कांग्रेस जैसी पार्टी अब ये कह रही है कि हम जाति जनगणना के मुद्दे को उठाएंगे, ओबीसी रिजर्वेशन, और राहुल गांधी का बयान देखिए कि अगर रिजर्वेशन लागू होने के बाद 10% लागू होने के बाद 60% की अपर लिमिट चली गई है, तो ये बात क्या ओबीसी समूहों में नहीं जाएगी? और मैं तो एक बात कह रहा हूं, कांग्रेस अगर आज घोषणा कर दे और ढंग से अगर कांग्रेस को इस पॉलिटिक्स को करना है जो बीजेपी भी उसे करवाना चाहती है कि भाई ओबीसी पर करो क्योंकि मोदी का अपमान है, कांग्रेस अगर आज घोषणा कर दे कि अपर लिमिट क्रॉस हो गई है 52% को, मंडल कमीशन कहता है हम 52% रिजर्वेशन देंगे, आप देखिए ये वोटर शिफ्ट होगा। भले ही अभिषेक जी मैं ये भी मानता हूं कि ये जो 52% आरक्षण का लाभार्थी समूह वो भी शिक्षित वर्गीय होता है, जो आम गरीब कमजोर अति पिछड़ा समुदाय है गांव में, उसको नहीं पता कि आरक्षण क्या है, मंडल क्या है, वो तो उसका एक तबका बीजेपी को वोट देगा, उसके लिए वो 5 किलो अनाज, 500 रुपया, वो सब काम करेगा। मैं इसमें सहमत हूं। पूरा पैराडाइम शिफ्ट तो होता नहीं, लेकिन अगर विमर्श बदलते हैं तो उन विमर्शों का असर वोटिंग पैटर्न पर अगर 5% भी पड़ जाए तो मुझे लगता है कि सीटों पर परिणाम का असर दिखेगा। इसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है अगर कांग्रेस इस पर ईमानदारी से खड़ी होती है। अगर बीजेपी अगर समाजवादी पार्टी वाकई इस बात को साबित करती है कि हाँ हम किसान, मजदूर, ओबीसी, दलित इनकी बात कर रहे हैं, तो तमाम अंतर विरोधों के बावजूद अगर वो 36% को मेंटेन कर पाए या 40 पहुंचा पाए तो भाई 20-25 सीट तो ये समाजवादी पार्टी और गठबंधन जीत सकता है। और अगर एक कयास मैं और लगा रहा हूं कि कांग्रेस, सपा और बाकी छोटे दल अगर मिल करके इस विमर्श को खड़ा करके एक साथ चुनाव लड़ गए तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उत्तर प्रदेश में ठीक ठाक राजनीतिक बदलाव दिखे। और अगर ये सब नहीं होता है तो निश्चित रूप से पलड़ा बीजेपी के पक्ष में भारी है। शुक्रिया जी बिल्कुल। तो 2024 के चुनाव में बड़ा मुद्दा बन पाएगा। इस सवाल का अक्स हमने बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी जैसी पार्टियों के रणनीति के आईने में देखने और समझने की कोशिश की है। पिछले 1 घंटे की यह चर्चा जब YouTube पर पोस्ट होगी तो जो लोग देर से जुड़े हैं वो जरूर इसे देखिएगा। आपको उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स और ओबीसी आरक्षण और जातीय जनगणना जैसे जटिल मुद्दों को आसान शब्दों में समझने की, सुलझाने की आपको एक तस्वीर मिलेगी। आज कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए डॉक्टर लक्ष्मण यादव, अनुपम मिश्रा जी, कुमार अभिषेक, अमीश, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम दर्शकों का आभार। आज के लिए नमस्कार।